Good morning, everyone. So, as you know, today we will start the revision from question number 23, and we have finished the question number 22. इसको हमने finish कर लिया था और इसके बाद after this practice set we will start the revision of chapter Human Eye and Colorful World. And I also said this that side by side you have to practice the previous chapters also, because ऑल दीज चैप्टर्स आर इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम. तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इनकी भी प्रैक्टिस साथ में करते रहना है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज. जब कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा हो तब कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए. अगर शेविंग मिरर की तरह यूज़ करना है तो आपको पता है कि बहुत क्लोज रखा होता है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल होता है. और टॉर्च में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है टॉर्च में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है. तो इसके लिए जो पोजीशन है दैट शुड बी फोकस. ठीक है, एक बार मैं बता दे रही हूँ बिकॉज आई थिंक ऑन यस्टरडे आई टोल्ड इन्फिनिटी, लेकिन ये फोकस पे होगा क्योंकि फोकस से जाने वाली जो रेज हैं वो जब मिरर पे पड़ेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी. और फोकस से पास होने वाली रेज, क्योंकि बीम इस तरह का आएगा, जो लाइट का बीम होता है वो सामने की तरफ जो है वो मूव करेगा. तो ये जो सेकंड वाला केस है इसमें कहाँ पर पोजीशन होगी, फोकस पे. ठीक है, क्योंकि फोकस से जो रेज जाती हैं वो कहाँ पर इमेज बनाएंगी, इन्फिनिटी पर. तो क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट है बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करता है तो इन्फिनिटी तक वो मूव कर सकता है. नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 23. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कि अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर finds his image having a very large head and legs of normal size. एक पर्सन अगर एक ऐसे मिरर के सामने खड़ा है, आपने देखा होगा कभी कभी जो एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं तो उसमें कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें अगर आप गए हों तो आपने देखा हो कि बहुत अलग अलग टाइप के मिरर लगे हैं. और उन मिरर के सामने जब आप पहुंचते हैं तो किसी में बॉडी फैट दिखाई देती है, किसी में पर्सन बहुत ज़्यादा हाइट का दिखाई देगा. तो इसी टाइप का एक मिरर एक पर्सन के सामने लगा है, तो उसमें जब वो अपने आप को, अपनी इमेज को देखता है तो उसका जो हेड है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, वेरी लार्ज हेड. और जो लेग्स हैं वो नॉर्मल साइज़ के दिखाई देते हैं. तो जो मिरर है वो एक नहीं है बल्कि मिरर्स का कॉम्बिनेशन है, तभी अलग अलग इमेज दिखाई दे रही है. तो लिखा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग सच अ मिरर. इस मिरर को बनाने में कौन कौन से मिरर्स को मिक्स किया गया है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्वेश्चन था ना कि विदाउट टचिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो जब विदाउट टचिंग आइडेंटिफाई करना होता है तो उस कंडीशन में जब कोई पर्सन अपने हेड की इमेज अगर बड़ी देख रहा है तो जहाँ भी इमेज मैग्नीफाइड बनती है वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर. तो जहाँ पर लार्ज हेड है वहाँ इसका मतलब उतना पोर्शन कॉनकेव मिरर है. लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज़, तो नॉर्मल साइज़ का मतलब है सेम साइज़. और जब साइज़ सेम होता है तो जो मिरर यूज़ होता है दैट इज़ प्लेन मिरर. तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, जो नीचे वाला पोर्शन है वो है प्लेन मिरर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. 2 या 3 मार्क्स में है. जैसे ये ऊपर वाला है 2 मार्क्स का होगा. नीचे वाला जो क्वेश्चन है 24. A concave mirror of focal length f can form a magnified, erect as well as an inverted image of an object. कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ यहाँ दे रखा है एफ टी लिखा है, बट फोकल लेंथ इज एफ. उसके आगे लिखना है इट कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बना रहा है, इरेक्ट एज वेल एज एन इन्वर्टेड. तो कॉनकेव मिरर में पता है आपको बाकी सारे केसेस में इन्वर्टेड बनाता है, बस एक ही ऐसा केस है जिसमें इरेक्ट इमेज बनाता है. वो केस कौन सा है, फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है. तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट स्टेटिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेस. तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये बताना है कि किन किन पोजीशन में ये इरेक्ट इमेज बनाएगा और किन पोजीशन में इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. तो इसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होगा. फर्स्ट पॉइंट पे आप आंसर लिखेंगे कि इट विल फॉर्म इरेक्ट इमेज
when the object is placed between focus and pole of the mirror। और दूसरे में आप पॉइंट डालकर लिखेंगे सेकंड पॉइंट कि इट विल फॉर्म इन्वर्टेड इमेज और मैग्नीफाइड। तो याद रखिएगा इन्वर्टेड वैसे 5 केसेस में बनाता है, लेकिन इन्वर्टेड के साथ साथ कैसी बनानी है, मैग्नीफाइड। तो इन्वर्टेड मैग्नीफाइड वो तभी बनाएगा जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो इन दोनों के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें आंसर में लिखना है। 24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 4, 12, 13, 14, 15 में आ चुका है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोज आर जनरल। जो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले भी कई बार एक्सप्लेन हो चुके हैं। 2 लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसमें साइन के साथ लिखा जाता है। तो भी क्लास में भी एक्सप्लेन हुआ है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू एंगल आर इज़ कांस्टेंट। ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा। उसके साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, या दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, इतना लिख देना है आपको बस फर्स्ट में। ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। सेकेंड लॉ जो होता है वो क्या होता है कि 3 जो रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2 लॉज लिखने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 में चॉइस में भी दे रखा है, प्रूव दैट इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑब्लिकली एंड emerges from the opposite face of the glass slab, the emergent ray will be parallel to the incident ray। तो इसमें एक एक्टिविटी दिखानी है। प्रूफ दैट का मतलब डायग्राम बना के आपको प्रूफ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम इसमें बनाया भी था, ग्लास स्लैब का डायग्राम बना के आपने उसको एक्सप्लेन किया था। इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 2 पार्ट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑब्लिकली, का मतलब किसी एंगल पे, नॉर्मल से कोई एंगल बना रही है लाइट, इंसिडेंट होती है ग्लास स्लैब पे, तो देन द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये प्रूफ करना है। और दूसरा पार्ट है इसका, शो दैट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे ऑन द डायग्राम। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डायग्राम में दिखाना है। तो उसके लिए एक बार फिर से मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें यहाँ पर एक नॉर्मल लिया है और ऑब्लिकली रे इंसिडेंट होती है इस डायरेक्शन में। इसमें एरो बना के दिखा देना है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लिख सकते हैं। ग्लास के अंदर जब जाएगी तो रे क्या होगा, अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जा रही है, ऐसे करके आती है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर जब दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वापस उसको कहाँ पर आना है, एयर में, तो फिर से आपको यहाँ पर एक नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। और रे जब दोबारा से रिफ्रैक्ट होगी यानी कि एयर में आएगी तो वो क्या होता है, फिर से डाइवर्ज हो जाती है। ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ एमर्जेंस कहलाता है, ये एमर्जेंट रे होती है। और क्या होता है कि आपको इतना पार्ट तो यहाँ दिखाना है, एमर्जेंट रे। तो देखिए एक चीज़ आप देख रहे हैं, इंसिडेंट रे ये थी, एमर्जेंट रे ये है, तो दोनों की डायरेक्शन लगभग सेम है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ये प्रूफ करना है आपको इस एक्टिविटी से, और साथ में लैंग्वेज भी लिखनी होगी। और एक और इसके जो चॉइस वाला क्वेश्चन था उसके बी पार्ट में एक क्वेश्चन दे रखा था कि शो दैट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम। तो डायग्राम में लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, जो रे इनिशियल थी, अगर बीच में ग्लास स्लैब ना होती तो उसका पाथ ये होता, इस डायरेक्शन में आती है इनिशियल पाथ ऑफ द रे। और डेविएशन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ये किस डायरेक्शन में आ रही है, फाइनली ये इस डायरेक्शन में आ रही है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल
पाथ ऑफ द रे जो कि ये था डॉटेड लाइन से दिखाया, और फाइनल रे, तो फाइनल एमर्जेंट रे ये है। तो ये इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो ये है। तो इस सेपरेशन को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऐसे करके बनाया जाता है, इस सिंबल का नाम डेल्टा होता है, इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं, एंड इट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर बना के दिखानी है और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है। जैसे भी क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग लिखना होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें सेम है, वो कितना है 45 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया फर्स्ट एंड सेकेंड, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है, एक में 20 डिग्री है, एक में 30 डिग्री। तो आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कम हो जाता है अगर मीडियम डेंसर होता है। रे कहाँ से आ रही है, रेयरर मीडियम से, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 45 डिग्री। जिन दो मीडियम में जा रही है, पहले वाले मीडियम में 20 डिग्री और दूसरे मीडियम में 30 डिग्री। तो अगर आप इसको डायग्राम बना के दिखाएं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा कि सपोज दैट एक मीडियम को यहाँ से दिखा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आ रहा है 20। दूसरे मीडियम के लिए भी मैं इसी में डायग्राम बना दे रही हूँ, इस तरह से है, ये 45 सेम एंगल है और इसमें थोड़ा सा बड़ा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये केस आपको समझ में आ गया, दोनों मीडियम पहले वाले मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला मीडियम है वो ज़्यादा डेंसर है क्योंकि इसमें 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, छोटा एंगल है। दूसरा वाला जो मीडियम है वो थोड़ा सा कम डेंसर है। आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विच मीडियम इज़ ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई, तो ऑप्टिकली डेंसर मतलब दोनों में ज़्यादा डेंसर कौन है, तो जिसमें एंगल छोटा बन रहा है वो ज़्यादा डेंसर है। तो क्लियर है कि इसमें एंगल छोटा बन रहा है, ये रे को ज़्यादा अपोज कर रहा है, रे को ज़्यादा बेंड कर रहा है। तो 20 डिग्री एंगल का मतलब है कि आप आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज़ द फर्स्ट मीडियम। ओके, तो फर्स्ट मीडियम आपका ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा या फिर ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, इस तरह से लिखना होगा आपको इसका आंसर। फिर देन क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ दे रखा है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। तो नॉर्मली और ऑब्लिकली दोनों वर्ड्स आपको पता है। ऑब्लिकली का मतलब होता है इंक्लाइंड, तिरछी अगर रे आ रही है तो ऑब्लिकली, और नॉर्मली का मतलब है राइट एंगल पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो उसमें लिखा है एक रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल होती है नॉर्मली, यानी कि इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रही है। क्या करना है, एक रे डायग्राम बनाना है आपको टू शो इट्स पाथ, इसका पाथ दिखाने के लिए, एंड ऑल्सो मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस। तो आपको पता है इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है। और एंगल ऑफ एमरजेंस जो होगा, यानी कि एंगल ऑफ एमरजेंस ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, तो रे बाहर भी इसी डायरेक्शन में निकलेगी, तो एंगल ऑफ एमरजेंस भी क्या होगा 0। रीज़न में आप लिख सकते हैं बिकॉज बोथ द एंगल्स आर फॉर्म्ड विद नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर दोनों ही रेज नॉर्मल की डायरेक्शन में है, सो बोथ द एंगल्स विल बी 0। ओके, तो आज आपका जो रिवीजन है दैट इज़ अप टू क्वेश्चन नंबर 28। 29 से नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।